नमस्कार दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद आकाश में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं सी टेट यानी सी टेट में उन क्वेश्चनों के बारे में जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस श्रृंखला के एक भी वीडियो को मिस मत करिए, क्योंकि उन्हीं क्वेश्चनों को शामिल किए जाते हैं जो हर एक दो पेपर के बाद रिपीट करते हैं। दोस्तों, यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन आपका एक भी, हाँ दोस्तों, एक भी गलत होता है तो आपको अच्छे नंबर लाने में मतलब कहीं ना कहीं से दिक्कत खड़ा कर सकता है। तो आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक कोटेशन लिखा गया है, धैर्य आपको वो सब दिला सकता है जो आप ताकत से कभी हासिल नहीं कर सकते। यानी इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि पढ़ाई के साथ साथ हम लोग को धैर्यता भी रखना चाहिए, क्योंकि जो चाहेंगे जिस समय चाहेंगे वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आइए फिर इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम आज पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में से कौन से कारक द्वारा विद्यार्थियों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। अब देखिए, अधिगम मतलब सीखना होता है। अब बच्चों की जुड़ाव के बारे में बात कर रहा है। तो देखिए, पहला ऑप्शन दिया है पारिवारिक सामाजिकरण, दूसरा ऑप्शन दिया है समकक्षीय संबंधों, तीसरा ऑप्शन दिया है सांस्कृतिक मूल्य और चौथा ऑप्शन दिया है बच्चों का आत्म सम्मान। अब देखिए, अधिगम के लिए हम लोग के लिए पारिवारिक सामाजिकरण भी जरूरी है, समकक्षीय संबंधों का भी जरूरी है, क्योंकि देखिए बच्चा अपने हम उम्र के बच्चों के साथ रहेगा, यानी जो उसके एज ग्रुप के होंगे, तो वहाँ से वह अधिगम आराम से कर लेगा। उसके बाद बात करें सांस्कृतिक मूल्यों की भी, तो देखिए जैसे बच्चा अगर अपने वातावरण में रहता है तो वहाँ से भी कुछ सीखेगा। फिर बच्चों का आत्मसम्मान भी जरूरी है। तो हम लोग का चारों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि हम लोग को ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, फिर अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहे पुरुष सामान्यतः दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं अपने हृदय से सोचती हैं, यह कथन क्या दर्शाता है। देखिए दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। यह क्या दर्शा रहा है, तो लैंगिक विभेदीकरण, लैंगिक रूढ़िवाद, दोनों लिंगों के बीच अनुवांशिक भेद, लैंगिक स्थिरता। तो देखिए, कभी भी पुरुष और स्त्री के अलग अलग कार्यों की बात करें तो आप आंख बंद करके क्या उत्तर लगाएंगे, लैंगिक रूढ़िवाद। क्यों? क्योंकि देखिए, यह समाज का एक सोच है कि मतलब कि पुरुष दिमाग से सोचते हैं और महिलाएं हृदय से सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि देखिए, आमतौर पर एक एग्जाम्पल आता है कि पुरुष बाइक चलाएंगे और औरतें स्कूटी चलाएगी। औरतें बाइक नहीं चला सकती है, औरतें खाना बनाएगी और पुरुष खाना नहीं बनाएंगे। तो ये क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है दोस्तों। तो लैंगिक पूर्वाग्रह से दो क्वेश्चन आते हैं कम से कम, तो हम लोग का यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं दोस्तों, देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी मूल्यांकन विधि का इस्तेमाल नहीं होता होगा। अब देखिए, नहीं वर्ड को आप क्या करिए, नहीं वर्ड को आप गोला कर लीजिए। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि मूल्यांकन में प्रयोग नहीं होता है। देखिए, अध्यापकों द्वारा मननशील जर्नल का इस्तेमाल, स्व मूल्यांकन एवं समकक्षीय मूल्यांकन, केवल मानक निर्देशित मूल्यांकन पर आश्रय, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो तैयार करना। अब देखिए, केवल केवल जो वर्ड आ गया ना, तो इसका मतलब कि हम लोग का ऑप्शन यह गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए, कभी भी एक मतलब किसी भी घटना के पीछे या किसी भी मूल्यांकन के पीछे केवल एक कारण नहीं हो सकता है दोस्तों। तो हम लोग का उत्तर क्या हो जाएगा, हम लोग का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए, फिर आगे क्या दिया है, कह रहे क्या, वंचित और हाशिए पर स्थित समूह की भाषा और संस्कृति को स्कूली पाठ्यक्रम में समावेशित करने से एक अध्यापक क्या सुनिश्चित कर सकता है। देखिए, इसके कहने का मतलब क्या है कि जो वंचित वर्ग के हैं या हाशिए पे खड़े हैं, उनके कल्चर को सुधारने के लिए, या कि देखिए जो तटस्थ है, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए जो बालक विद्यालय नहीं आ रहा है या जो
मान लीजिए कक्षा में आया है, अपने आप को कमज़ोर समझ रहा है या अपने आप को उसके अनुसार नहीं ढाल पा रहा है, तो एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो देखिए क्या लिखा है, शिक्षा में समानता, शिक्षा में समयता, सुविधावांछित समूहों के प्रति सहानुभूति, विशेषतः सुविधावांछित समूहों के लिए व्यावसायिक शिक्षा। देखिए दोस्तों, कभी भी व्यावसायिक शिक्षा की बात नहीं की जाएगी, ठीक है, और सहानुभूति भी नहीं दिया जाएगा, न कि शिक्षा में सम्यता, बल्कि आप शिक्षा में समानता करिए। आप यदि उसको एक दूसरे बालक की तरह शिक्षा देते हैं, तो देखिए शिक्षा जैसे देंगे तो उसमें सहानुभूति भी शामिल हो जाएगा, मतलब कि सारी चीज़ें आ जाएगा, क्योंकि शिक्षा कभी सहानुभूति का विरोध नहीं करता है। लेकिन आप उसे शिक्षित करिए, यानी कि शिक्षा में सबके समान करिए, तो उसको मिल जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर करें, कक्षा में सृजनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए? विशिष्ट उपलब्धि वर्ग में सम्मेलन के, मौलिक खोज और सोच को बढ़ाने के, परीक्षा देने के, बेहतर कौशल विकसित करने के, अभिसारिक सोच सीखने के। देखिए यहाँ पर हम लोग का कभी भी सृजनात्मकता वर्ड आ जाए तो अपसारी ढूंढिए, नहीं तो मौलिक सोच, मौलिक खोज। देखिए मौलिक खोज का मतलब क्या होता है? आप उसको अन्वेषण करने का क्षमता दीजिए, तो वह बालक का विकास अच्छे से हो जाएगा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए हम आगे बात करते हैं। कह रहे बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस कथन का समर्थन करता है? अब देखिए मतलब क्या कह रहा है कि यदि बच्चा फेल हो रहा है तो बच्चा नहीं फेल हुआ है, सिस्टम फेल हुआ है, यानी विद्यालय फेल हुआ है। तो कह रहा है स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के समर्थन में विभेदीकरण करने हेतु है, ठीक। उस पर ऑप्शन नंबर बी लिख रहा है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते। ऑप्शन सी कह रहा है, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वह विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है, बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। देखिए तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि बच्चे के पास योग्यता है या नहीं है, बुद्धि लब्धि है या नहीं है, इसको आप कैसे जज करेंगे? वो आपके पास सीखने के लिए आया है तो आप उसे सिखाएं। फिर ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो बालक आपके विद्यालय के ज़रूरतों को ध्यान नहीं रखेगा, बल्कि देखिए ऑप्शन नंबर बी इसका बेहतर उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या, बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतिविधियों का संज्ञान नहीं करते, यानी कि बच्चे जैसे सीखने चाह रहा है या जिस शिक्षण विधि से पढ़ना चाह रहा है या जैसे मतलब कि जैसा वह वातावरण चाह रहा है वैसा विद्यालय उसको प्रोवाइड नहीं कर रहा है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए आगे क्या कर रहा है, एक कक्षा में बच्चे के असफलता के भय को दूर करना क्यों जरूरी है? यदि देखिए कोई लड़का मतलब कि असफल होने की डर से नहीं पढ़ने आ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, तो उसे आप कैसे दूर करेंगे? क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि जब तक उसके अंदर से आप असफलता की भय को नहीं निकालेंगे तो वो पढ़ेगा नहीं। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों के भय को संभाल नहीं सकता, विद्यालय बच्चों के भावनात्मक जीवन की जिम्मेदारियां नहीं ले सकता, असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है, भय का एहसास करने वाले बच्चे विकासात्मक रूप से विफल होते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए अब विकासात्मक रूप से विफल नहीं होते हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी बालक नहीं होता है, मतलब क्या विकास के रूप में वह कमज़ोर नहीं होता है। असफलता और त्रुटियां बच्चों के अधिगम का स्वाभाविक हिस्सा है। यह ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि यदि बालक के अंदर असफलता की कोई भय है तो आप उसे बताइए कि मतलब कि त्रुटियां और ये सब अधिगम का एक हिस्सा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, कह रहा है शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है? देखिए कोई मान लीजिए क्लास टीचर है, वह एक पॉजिटिव वातावरण बनाना चाह रही है, तो कैसे बनाएगी? एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके,
पुरस्कार एवं सजा का प्रयोग करके बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण करके, देखिए विभेदीकरण वर्ड आ गया तो ऐसे ही ये ऑप्शन हम लोग का डी गलत है। फिर आगे बात करें तो पुरस्कार वाला भी ऑप्शन गलत है। फिर समय सारणी सुन लो क्या मतलब है, ये भी गलत है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों के संवेग को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाएंगे तो वह एक पॉजिटिव वातावरण तैयार होगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। एक छात्र को 6065 को संख्या के रूप में लिखने के लिए कहा गया, उसने इसको 665 लिखा। इस प्रकार की त्रुटियां हुई क्योंकि देखिए जब भी कोई शब्द में लिखने को कहें, कुछ जोड़ने को कहें, कुछ घटाने को कहें, तो आप वहाँ पर एक बात ध्यान रखिए क्या कि स्थानीय मान संबंधित कोई ऑप्शन है तो वही सही होगा। क्योंकि बच्चे के अंदर यदि स्थानीय मान का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो वह ऐसे गलती नहीं करेगा। अब स्थानीय मान का कंसेप्ट क्या है कि इकाई के स्थान पर क्या आएगा, दहाई के स्थान पर क्या आएगा, सैकड़ा का स्थान पर क्या आएगा। यदि ऐसे बच्चे सीख जाता है तो स्पष्ट हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन को पढ़ेंगे। छात्रों को संख्या की समझ नहीं है, छात्रों को गणन सूचक और क्रम सूचक संख्या का बोध नहीं है, यह एक संक्रियात्मक त्रुटि है, छात्र के स्थानीय मान की अवधारणा को नहीं समझा है। यही ऑप्शन डी हम लोग का उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। देखिएगा निम्न में से क्या योगात्मक मतलब कि समेटिव असेसमेंट योगात्मक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। वह सत्र के अंत में होने वाली परीक्षा है। इसका उपयोग श्रेणीकर, कक्षोन्नति और स्थापना में होता है। कक्षा उन्नति लिखा है। उसके बाद कह रहा है यह छात्रों के समर्थन और कमजोरियों का निदान करने पर केंद्रित है। यह उत्पादन अनुकूलन है, न कि प्रक्रिया अनुकूलन। देखिए कोई भी ऑप्शन, लेकिन हम लोग ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर निगेटिव मिल गया है। क्या निगेटिव ढूंढना भी है कि यह कमजोरियों का निदान करता है और सामर्थ्य और कमजोरियों का ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी कमजोरी को हम लोग मापने के लिए मूल्यांकन नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग इसलिए मूल्यांकन करते हैं कि मतलब जो बालक है अभी कहाँ तक सीखा है, इसलिए हम लोग मूल्यांकन करते हैं। तो हम लोग ऑप्शन नंबर इसका सी उत्तर हो जाएगा। फिर आगे आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों इस श्रृंखला का मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसे हम लोग मतलब बिल्कुल तैयार कर ले। एक तो अभी देख लें और फिर एग्जाम टाइम एक बार उसे देख ले ताकि एक भी क्वेश्चन यहाँ से ना छूटे। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ऑप्शन को पढ़कर कम समय में कम व्याख्या देकर विकल्प को क्लिक करते हैं। लेकिन आपको एक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और लिंक मिलेगा जहाँ पर हम लोग मतलब कि फेस टू फेस यानी कि जैसे वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन पर ठीक ठाक यानी अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। तो आप लोग इस श्रृंखला के सारे वीडियो को देखिए और उस श्रृंखला के भी सारे वीडियो को देखिए। आप लोग का मतलब कि 110 लाने में कोई भी दिक्कत और कहीं से नहीं होगी। मतलब आप लोग 110 प्लस ला ही लेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग चैनल को सपोर्ट करिए और आपका सपोर्ट क्या है आप लोग जानते हैं। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करिए। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। कुडुकू कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है? असम कह रहा है, अरुणाचल प्रदेश कह रहा है, मिजोरम कह रहा है, झारखंड कह रहा है। तो यह झारखंड का है, इसे याद करिए। दोस्तों आप लोग को जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो एक व्हाट्सअप लिंक मिलेगा या टेलीग्राम लिंक, आप लोग उससे जुड़ जाइए। क्योंकि देखिए दोस्तों हमारे चैनल द्वारा ना कुछ PDF दिए जाते हैं EVS के और मैथ के। यदि आपको नहीं मिला है तो आप वहाँ पर जुड़िए और मैसेज करिए। तो इस प्रकार का जैसे हम लोग अभी क्वेश्चन पढ़े कुडुकू कहाँ का है, भाषा है या कोई नृत्य है, तो हम लोग वहाँ से आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन को आराम से मतलब कि कर लेंगे। आइए इसी के साथ फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कोष्ठ में लिखा है लीची प्रारंभ करने का सबसे अच्छी अवधि होती है। देखिए ये मुजफ्फरपुर में स्पेशली NCERT में लिखा है कि मतलब कि मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में होता है। ये अक्टूबर से दिसंबर में मतलब कि लीची के फूलों के द्वारा मधुमक्खी पालन जो होता है वहाँ पर मधुमक्खियाँ अपना रस लेकर आती हैं। तो यह स्पेशली अक्टूबर से दिसंबर के महीने में होता है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 20 का
उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात कर रहे हैं, लिख रहा है क्या, देखिए क्या लिखा है कि ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है। पूछ रहे कितने कितने बिंदुओं पर आधारित होती है, तो देखिए यह 6 बिंदुओं पर आधारित होती हैं। देखिए हम लोग के एक लुइस ब्रेल जो कि फ्रांस के रहने वाले हैं, आप लोग इसको भी कहीं नोट कर लीजिएगा। उन्हीं ने मतलब उन्होंने ही ब्रेल लिपि का मतलब कि आविष्कार किया है, जो कि 6 बिंदुओं पर आधारित है। यह किसके लिए है, जो कि दृष्टिबाधित बालक होते हैं, उन्हीं के लिए यह बनाया गया है। ऐसे ही हम लोग 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाते भी हैं। यदि आपको इतना पता है तो ब्रेल लिपि से कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप लोग आराम से यहाँ से डील कर लेंगे। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिनमें भीतर बीज होते हैं। अब देखिए भीतर बीज की बात कर रहे हैं तो आप ध्यान से पढ़िए। खीरा, खीरा का अंदर बीज होता है। चीकू, चीकू के अंदर भी बीज होता है। भिंडी के अंदर भी बीज होता है। प्याज और नाशपाती। अब बताइए प्याज के अंदर बीज होता है, तो नहीं, तो हम लोग का ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, तो आगे देखिए ऑप्शन बी दिया है क्या, करेला के अंदर भी बीज होता है। खीरा के अंदर भी होता है। चीकू के अंदर भी होता है। भिंडी के अंदर भी मतलब अंदर बीज होता है। लेकिन आप बताइए आलू के अंदर होता है, तो नहीं होता है। तो हम लोग का ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन सी की बात करें तो करेला दिया है, करेला के अंदर होता है। खीरा के अंदर भी होता है। चीकू के अंदर भी होता है। भिंडी के अंदर भी होता है। नाशपाती के अंदर भी होता है और टमाटर के अंदर भी बीज होता है। यानी कि हम लोग का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है क्या, यह समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। मतलब यह समुदाय संसाधन के रूप में, यह कोई मतलब जैसे कि नहीं होता है, एक सेंटेंस दे दिया गया है, इसी के लिए हम लोग के लिए उपयुक्त ऑप्शन ढूंढना है। यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने में मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है और उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, सी। क्यों, क्योंकि ऑप्शन कह रहा है समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी है। देखिए यदि बालक या समुदाय एक दूसरे पर अंतर्क्रिया करते हैं, या यानी कि बालक भी समुदाय में रहता है, तो वो बहुत कुछों को सीखेगा। यानी कि हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहे कक्षा 3 के विद्यार्थियों की कॉपी को देखते समय भाषा की शिक्षिका ने कुछ त्रुटियां देखी और महसूस किया कि बच्चे लापरवाह हैं और इसीलिए वे त्रुटियां करते हैं। बच्चे त्रुटियां करते हैं एवं दोहराते हैं क्योंकि इसके लिए उन्हें दंड नहीं दे रही है। बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक है और उनके अधिगम का संकेतक है। एक शिक्षिका के रूप में उससे इस प्रकार की त्रुटियों पर ध्यान नहीं देना चाहिए क्योंकि ये त्रुटियां अधिगम के लिए महत्व नहीं रखती। देखिए सबसे बेहतर ऑप्शन सी है। क्यों, क्योंकि बच्चों की त्रुटियां स्वाभाविक हैं और वह अधिगम का एक संकेत है। यानी बच्चे गलत कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वह अब आगे सीख रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, गलती करो और आगे बढ़ो। आइए फिर इसी के साथ हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कर निम्नलिखित में से कौन सा रंगीन चित्रों एवं बड़े अक्षरों में मुद्रित बड़ी पुस्तकों के उपयोग के बारे में सही नहीं है। देखिए नहीं वर्ड आया, इसका मतलब हम लोग को सेंटेंस गलत ढूंढना है। पहला कह रहा है यह एक ऐसा सृजनात्मक एवं कलात्मक अधिगम वातावरण प्रदान करती हैं जिसमें बच्चे अधिक प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है, अगर देखिए कोई पुस्तक है उसमें अच्छे अच्छे चित्र है, कोई जैसे अच्छे अच्छे फिगर दे दिया, अच्छे अच्छे कला चित्र दे दिया, तो वो क्या करेगी, सृजनात्मकता को बढ़ावा देगी। यह एक ऐसा बाल केंद्रित वातावरण प्रदान करती है जिसमें अमूर्त संकल्पनाएं पठन सामग्री चित्रों द्वारा सांकेतिक रूप से दर्शाया जाता है। ये भी सही है। फिर आगे बात करें, यह साक्षरता अभ्यास के साथ साथ भाषा अर्जन के लिए संदर्भ प्रदान करती है।
जब देखिए कोई भी ऑप्शन संदर्भ प्रदान करेगा तो वो भी सही होगा। उसके बाद फिर बात करें, यह पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है तथा कक्षावार पाठक एवं विद्यार्थियों के रूप में पाठ से जोड़ने अभ्यासों से मुक्त है। देखिए यह ऑप्शन हम लोग के लिए कमज़ोर हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभ्यासों से मुक्त कर रहा है और पाठ्यक्रम की पुस्तकों से अच्छी है, यह कंपेयर कर रहा है। लेकिन चित्र और फिगर मतलब कि कोई भी अगर जैसे बुक को रंगीन बनाया जाए तो इसका उद्देश्य होता है क्या कि बच्चे उसको उसके मतलब कि संदर्भ में समझें और पुस्तक के प्रति अपनी रोचकता बनाए रखें। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा, यानी हम लोग का यही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे बात करें, कह रहा है भाषा की पाठ्य पुस्तकों में पहेलियाँ और वर्ग पहेलियों को शामिल करना। कह रहा है कि क्यों शामिल किया जाता है? तो विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन योग्यता का विकास करता है, विद्यार्थियों में प्रवाहपूर्ण संप्रेषण की योग्यता विकसित करता है, उन्हें कुछ आनंददायक घटकों के साथ पाठ्य पुस्तकों को समझने में सहायता करता है, कक्षा कक्ष के परिवेश जीवंत एवं मित्रवत बनाता है। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें ए भी है, बी भी है, लेकिन हम लोग ए को चुनेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए समालोचनात्मक चिंतन का मतलब क्या होता है कि वह हर चीज़ में क्या करेगा, थिंकिंग करेगा, लेकिन कैसे? समालोचना करके, मतलब कि लोचना करके। तो ये एक सही है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। फिर कह रहा है आपकी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी है, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप, कह रहा है जैसे मान लीजिए आप टीचर हैं, ठीक है, आज नहीं तो कल सब कोई टीचर हो जाएगा, तो क्या करेगा? एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? उस बालक के साथ सहानुभूति भरा व्यवहार करेंगे, बालक को अन्य बच्चों की तुलना में निम्न स्तर के निष्पादन की छूट देंगे, नियमित कक्षा कार्य में उसकी मदद करेंगे, उसके साथियों को मदद करने के लिए कहेंगे, उस बालक के साथ समान व्यवहार करेंगे, उसे श्रव्य सामग्री के द्वारा सहायता करेंगे। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन हम लोग का डी है। क्यों? क्योंकि जैसा देखिए समावेशी शिक्षा क्या कहता है कि सबको एक साथ शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा को भी ये ऑप्शन पालन कर दिए। और क्या हो गया कि उसके लिए एक स्पेशल मतलब कि सामग्री की भी व्यवस्था कर दी गई। क्या मतलब कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, श्रव्य सामग्री, जिससे वह सुनकर आराम से अपना अध्ययन कर लेगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। फिर आगे बात करते हैं, कह रहा है बच्चे एक या एक से अधिक भाषाओं के ज्ञान के साथ विद्यालय में आते हैं, एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान बच्चों को सहायता करता है। अब देखिए कोई बालक है एक से अधिक भाषा लेकर आता है, जैसे कोई छोटा बालक है जब स्कूल जाता है तो भोजपुरी भी जानेगा, हिंदी भी जानेगा, अगर अंग्रेजी क्षेत्र का है तो अंग्रेजी भी जानेगा। तो वह क्या है? अन्य भाषाएं एवं अन्य विषय को आसानी से सीखने में, राष्ट्र के रीति रिवाज एवं अन्य संस्कृति को समझने में, अन्य विद्यार्थियों के साथ न जुड़ने तथा संवेदनशील होने में, अधिक अंक प्राप्त करने के लिए उन भाषाओं की लिपि सीखने में। देखिए कोई बालक एक से अधिक भाषा लेकर आता है तो वह क्या करेगा? वह एक संकेत है किस चीज़ का? कि वह अपने विषय वस्तु को या अन्य भाषा को आसानी से सीखेगा। कैसे? मान लीजिए भोजपुरी बोल रहा है और उसमें आप थोड़ा सा संशोधन कर देंगे तो वो हिंदी भी सीख जाएगा। अगर कोई बालक अंग्रेजी बोल रहा है तो हिंदी वाला भी बालक उसके साथ रहकर वह हिंदी भी सीख जाएगा। यानी कि क्या है? अन्य भाषाओं एवं नए विषय को आसानी से सीखने में मदद करेगा या सहायता करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तरीका भाषा शिक्षक के द्वारा अपनाया जाना चाहिए? अब देखिए धारा प्रवाह बोलने वाले विद्यार्थियों को कक्षा में अनुकरणीय विद्यार्थी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, कक्षा हेतु कुछ कठोर नियम बनाना तथा सुनिश्चित करना कि उनका कड़ाई से पालन होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें कि उन्हें स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, चाहे वह किसी भी भाषा सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हो। गलत लिखा है, रखते होगा वहाँ पर। यह सुनिश्चित करना कि भाषा की कक्षा में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कठिन परिश्रम कराना। देखिए हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि देखिए कितना बेहतर ऑप्शन लिखा है। यह सुनिश्चित करना कि उसकी कक्षा में सभी विद्यार्थी महसूस करें एवं स्वीकृति एवं महत्व दिया जा रहा है, मतलब कि उस कक्षा में जितने लड़के हैं उसके अंदर लग जाए कि मेरा वहाँ पर सम्मान है और मेरी बातों का वहाँ पर वैल्यू है।
और किसी भी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आते हैं उसका कोई भी देख मतलब ध्यान नहीं है, सबको एक समान रखा जा रहा है। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। आइए फिर आगे बात कर रहे हैं। कह रहे हैं भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए कह रहा है शिक्षक और शिक्षार्थियों की भाषा को नज़रअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। घर की भाषा का मात्र भाषा घर पर बोलनी चाहिए, न कि विद्यालय में। भारत में एक एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी भाषा की प्राथमिकता के अनुसार प्रवेश देना चाहिए। ये बिल्कुल समावेशी शिक्षा के क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी करें शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने एवं अभिव्यक्ति हेतु प्रोत्साहित करने तथा उनके विचारों को सम्मान दे। ये देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि जो भी बालक भाषा लेकर आया उसके अनुसार यह ऑप्शन सही है। आइए फिर हम लोग आगे बात कर रहे हैं। एक अध्यापक का अपनी कक्षा में इस बात पर ध्यान जाता है कि एक बच्चे को भाषा पढ़ने एवं समझने में कठिनाई हो रही है, यह का लक्षण हो सकता है। क्या कह रहा है? देखिए जब भी पठन विकार आए तो आप किसको मारेंगे? तो आप मारेंगे डिसलेक्सिया। किसे मारेंगे? तो आप डिसलेक्सिया को मारेंगे। आज जब भी लेखन विकार आएगा तो ग्राफिया यानी ग्राफ पर लिखना यानी डिस्ग्राफिया। आज जब भी गणना का क्षमता आएगा तो डिसकैलकुलिया होगा यानी ऑप्शन नंबर ए। आज जब भी उसको मतलब प्रयोग का अभ्यास करने में यानी किसी अंगों का विकार होगा तो वो डिस्प्रेक्सिया होगा। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी यानी पढ़ने में अक्षमता यानी डिसलेक्सिया इसका क्या हो जाएगा? डिसलेक्सिया इसका उत्तर हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है? भाषा शिक्षक ऐसे कार्य दें जो जोड़े समूहों में दिया जा सके, क्योंकि जब बच्चे एक साथ कार्य करेंगे तो अपने कार्य शीघ्र समाप्त करने में सक्षम होंगे। इससे शिक्षक का कार्य कम होगा क्योंकि समूह अवलोकन की तुलना में प्रत्येक बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान देना कठिन है। इस प्रकार अर्थपूर्ण कार्य से बच्चे एक दूसरे की सहायता करते हैं एवं सीखते हैं। यह उनके बीच अधिक अंक प्राप्त करने की प्रतियोगिता को बढ़ावा देता है। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। क्यों? क्योंकि इस पर वाइगोत्स्की का प्रभाव है। जब भी ऑप्शन दे दिया कि दूसरे से अंतःक्रिया करके सीखते हैं तो उस पर मनोवैज्ञानिक शब्द का अगर प्रभाव हो गया तो उस ऑप्शन को आप बिना सोचे समझे मारिए, आपका वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। फिर आगे क्या कर रहा है? देखिए वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतःक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतःक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। अब देखिए वाइगोत्स्की साहब का विरोध कर रहा है। ऐसी पाठ्य योजना बनाए जिससे अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चाएं शामिल न की जाए। कक्षा में अनुशासन बनाए एवं उसके लिए प्रोत्साहन पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। जोड़ो एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वो एक साथ अंतःक्रिया कर सके। देखिए दोनों क्वेश्चन आपस में कितने अच्छे हैं। इसमें भी क्या कर रहा है कि जोड़े बनाए समूह बनाए ताकि अंतःक्रिया कर सके। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि वाइगोत्स्की साहब अंतःक्रिया पर ही जोर देते हैं। साहित्य का प्रमुख उद्देश्य क्या है? कह रहा है साहित्य की खोज, ऐश्वर्य की से जीना, परमात्मा की खोज, आनंद प्रदान करना। तो जब भी साहित्य वर्ड आ जाए तो आप समझिएगा कि उसका उत्तर क्या होगा? आनंद प्रदान करना। आइए फिर हम लोग आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर आकलन करने के संदर्भ में सही है? आकलन प्रत्येक सत्र के अंत में करना चाहिए। आकलन राज्य आधारित प्रक्रिया होनी चाहिए तथा राज्य द्वारा पूरे राज्य में एक साथ ही आयोजित करनी चाहिए। आकलन विद्यालय आधारित एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। आकलन वर्ष में एक बार आयोजित करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है? सी, आकलन विद्यालय आधारित तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ समावेशित होना चाहिए। सबसे बढ़िया क्या वर्ड लिखा है? शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसके साथ आकलन की जैसा आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया हो आप उसके अनुसार करिए, न कि वर्ष में एक बार, दो बार या तीन बार। आइए तो हम लोग उत्तर सी हो गया।
फिर कह रहा है क्या, प्राथमिक स्तर पर पठन योग्यता का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अधिक उपयुक्त है? वर्णमाला की पहचान करना, विराम चिन्हों का ज्ञान, पाठ को समझना, पाठ में प्रवाह। देखिए सबसे अच्छा ऑप्शन सी क्या है? ऑप्शन सी सही है। क्यों? क्योंकि ये सारे ऑप्शन को अपने अंदर सिमट रहा है। कैसे? पाठ को समझ गया तो इसका मतलब कि उसका प्रभाव भी सही है, विराम चिन्ह को भी समझ रहा है, वर्णमाला के भी पहचान है। इसका मतलब क्या कि ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि एक सारगर्भित उत्तर है। आइए फिर हम आगे बात करते हैं। कह रहा है संप्रेषणीय भाषा शिक्षा में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करने पर, लक्ष्य भाषा के रूप में केंद्रित होने पर, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने पर, अभ्यास एवं प्रयोग। देखिए ऑप्शन नंबर डी और बी तो ऐसे ही गलत है। अब क्या बचा हम लोग के पास? शिक्षार्थियों को सहज वक्ता के रूप में बोलने के लिए प्रोत्साहित करना, शिक्षार्थियों को संप्रेषणीय दक्षता प्रदान करने के लिए। देखिए केवल बोलना किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता है, बल्कि संप्रेषण करें। संप्रेषण करने का मतलब कि बोले भी और सुने भी। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक अपने चैनल को सपोर्ट नहीं किया है तो आप लोग कर दीजिए, आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों फिर हम लोग आगे बात करते हैं। दोस्तों अब क्वेश्चन ख़त्म हो गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, रिजल्ट विद आकाश में आप लोग का स्वागत है। आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। दोस्तों इस श्रृंखला में उन्हीं क्वेश्चनों को लिया जाता है जो बार बार रिपीट करते हैं। तो आप लोग इस श्रृंखला के सारे वीडियो को देखिए और शेयर करना भी नहीं भूलिए। दोस्तों हम लोग मिलेंगे एक और बेहतर वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।